चलो, तो ये चैप्टर 4 क्लास 11 चैप्टर 4 का पार्ट है 3। 3 पार्ट आने थे, मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, एक पार्ट बचा हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्हें सीखना है। और 12th में या 11th में कुछ इम्पोर्टेंट है वो सीखना है। और यदि मैथमेटिक्स बीएससी से करते हैं तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें हैं जो काम ही आना है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है 90%, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्कशन है वो देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, लड़कों ने भेज भी दिए हैं। एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोगों को करके भेजना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं लगा देता हूँ और एक सवाल आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, सिद्ध करने वाला है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वन प्लस आई वन माइनस आई या आयोटा भी बोलते हैं, सिद्ध करना है आई। सिद्ध कीजिए कि वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई इक्वल टू आई होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, इसके नीचे लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर। समझ में आता रहेगा, सॉल्व करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा उसके बाद आप नकल कॉपी करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो आप अपना सॉल्व करिए, मैं अपना सॉल्व करता हूँ। वन प्लस आई वन माइनस आई आयोटा इंटू वन प्लस आई अपान वन प्लस आई, ये हो गया हमारा हर का परमेयीकरण। यहाँ केस लग जाएगा होल पावर का, होल पावर, और यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पास ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वन का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, और हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये होता है। तीनों कंडीशन यहाँ लगा देते हैं। वन स्क्वायर आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और 2i, वन माइनस और आई का वैल्यू -1। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये आपस में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बनाएगा। इतना अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे लिखता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, वन है, वन आएगा, आई स्क्वायर का मान -1 और प्लस का 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1, ये हो जाएगा 0, तो 2i अपान 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। अतः
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध होगा, सिद्ध होगा। इस तरह से इसे सॉल्व करना, बस ध्यान रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन करना है, वो है 1 माइनस आई आयोटा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू माइनस आई। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। इसे आप लोग सॉल्व करके मुझे फोटो भेजेंगे। जिस तरह से मैंने सिखाया है वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे रीजन साइड में देने हैं, लास्ट में अतः लिख करके क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलते हैं हम लोग इस टॉपिक में, जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उन्हें सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, ये क्वेश्चन फोटो भेजना सॉल्व करके। तो शुरू करते हैं हम लोग। सम्मिश्र संख्या का ज्यामिति, सम्मिश्र संख्या का ज्यामिति निरूपण है। तो सम्मिश्र संख्या का ज्यामिति निरूपण देखना है हमें। उसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या है वो क्या है, a प्लस आई बी। तो इसमें हमारे पास एक समतल आता है जिसे हम लोग आर्गेंड समतल बोलते हैं। आर्गेंड समतल, समतल आर्गेंड समतल में क्या क्या होता है ये देखना है। तो आर्गेंड समतल में एक हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसका न्यून कोण थीटा है और ये परपेंडिकुलर लंबवत हुआ और ये आधार हो गया। तो आधार को हम लोगों ने ए नाम दे दिया और परपेंडिकुलर को बी नाम दे दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसे हम लोगों ने आर नाम दिया। इसे हम लोगों ने आर नाम दिया। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई डैश ऋणात्मक, एक्स डैश ऋणात्मक और वाई धनात्मक। ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु हो गया ओ, और इसके होते हैं 0 0 निर्देशांक। इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। तो अगर यहाँ से दूरी ये ए है और यहाँ से दूरी बी है और इसे अगर मैं बिंदु पी ले लूँ तो पी के निर्देशांक हो जाएंगे ए और बी। पी के निर्देशांक हो जाएंगे ए और बी, एक्स दूरी और वाई दूरी। तो अगर किसी ने बोला ओपी निकालने के लिए, ओपी निकालने को बोले तो जब पहले आर की दूरी पूछा है, ओपी इक्वल टू आर, और मूल बिंदु से ओपी का अगर 10th क्लास में, क्लास 10th में 7th चैप्टर अगर आपको याद हो निर्देशांक ज्यामिति, वहां पे हमने दूरी का सूत्र पढ़ा था। उससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दूरी का सूत्र जो होता है वो होता है ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे
x1 और y1 0 0 है, x2 y2 a b है, रखेंगे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। और इस तरह से OP अथवा R की दूरी आएगी और यही जो दूरी है यही तो हमने मापांक निकाला, यही तो मापांक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं मापांक लिख दूं, OP लिख दूं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और इसे मात्रक होगा, इकाई या मात्रक। तो इस तरह से अगर ये दूरी है तो ये हमेशा धनात्मक होगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि मापांक सदैव धनात्मक होता है, मापांक सदैव धनात्मक होता है। तो हमारी समिश्र संख्या क्या बनी, a प्लस आई बी। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, जिसमें हमने ये देखा है कि आर्गेंड समतल में, आर्गेंड प्लेन पर अगर कोई बिंदु P a दूरी और b दूरी पर है तो उसका मापांक ये है, इसे नोट कर लीजिए। समिश्र संख्या ठीक है। चलो ये लिख गया होगा। मैं इसमें एक और टर्म सिखाने वाला हूँ, ये हो सकता है कि आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपको सीखना है। अभी जैसे हमने आर्गेंड समतल बनाया है, इसमें हमने T नाम दिया है, ये नाम B हो गया और ये A हो गया, ये O हो गया, 0 0 निर्देशांक। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस अक्ष को बोला जाता है x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। तो x अक्ष को बोला जाता है वास्तविक अक्ष और इस y अक्ष को बोला जाता है आभासी या काल्पनिक अक्ष। याद रखेंगे, x अक्ष को वास्तविक अक्ष और y अक्ष को आभासी या काल्पनिक अक्ष बोला जाता है। इसमें अगर मैं इस थीटा की बात करूं और tan थीटा लगा दूं, तो tan थीटा अगर लगाऊं, इसे मैं अगर m पॉइंट दे दूं, तो tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब PM आधार OM। तो tan थीटा जो आएगा PM हो जाएगा B और OM हो जाएगा A, तो थीटा इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स B अपॉन A। और इसे बोला जाता है कोणांक। इसे क्या बोला जाता है, कोणांक। कोणांक कोणांक। तो आर्गेंड समतल से हमने दो चीज सीखी, एक तो सीखा कोणांक और एक सीखा मापांक। OP।
दोनों को कंक्लूड कर देता हूँ और 2 लाइनें याद करा देता हूँ ताकि आपको कोणांक भी पता रहे, मापांक भी पता रहे क्या होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर 2 लाइनें इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आर्गेंट समतल पर वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, मापांक और कोणांक 2 चीजें आपको याद रखनी है। हो गया। समिश्र संख्या a प्लस आई बी, समिश्र संख्या a प्लस आई बी की दूरी ओपी मापांक कहलाती है। समिश्र संख्या a प्लस आई बी की दूरी ओपी मापांक कहलाती है और ओपी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इस तरह से लिख दो। इसको अगर चेंज करना है तो ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इस तरह से लिख दो। दूरी ओपी समिश्र संख्या a प्लस आई बी, दूरी ओपी समिश्र संख्या a प्लस आई बी का मापांक कहलाती है। इस तरह से लिख दो, मापांक कहलाती है। ये हो गया। इसी तरह से थीटा कोण समिश्र संख्या a प्लस आई बी का कोणांक कहलाता है। जैसे इस तरह से इसको फिर कैसे समझेंगे? थीटा कोण समिश्र संख्या a प्लस आई बी का कोणांक कहलाता है। और थीटा इज इक्वल टू लिख tan इनवर्स बी अपॉन ए, डिफरेंस फैक्टर। दो चीजें आपको समझनी होंगी और बहुत अच्छे से। ये दोनों चीजें समझनी होंगी। कंपटीशन में थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाती हैं, किताबों में नहीं है, या फिर पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, क्या गुणात्मक के नियम हो गए थे? नहीं हुए थे क्या? अगर नहीं हुए हैं तो वो करा देता हूँ। क्रमिक युग्म अगर नहीं आ रहा हो, क्रमिक युग्म के लिए बता रहा हूँ मैं। समिश्र संख्या a प्लस आई बी या a प्लस बी आई बी, आई बी में समिश्र संख्या a प्लस आई बी में वास्तविक संख्याओं को a कॉमा बी क्रमिक युग्म के रूप में लिखे। जैसे
एग्जाम्पल है 5 माइनस 2i को क्रमिक युग्म में लिखें। 5 माइनस 2i का क्रमिक युग्म क्या हो जाएगा? 5 कॉमा माइनस 2 या फिर x प्लस 2y i ऐसे इसे क्रमिक युग्म पूछा तो क्या हो जाएगा? x कामा 2y इज द आंसर। इस तरह से हमें क्रमिक युग्म बनाना पड़ेगा। तो क्रमिक युग्म के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप ये याद रखिए, बाकी आपकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। समित संख्या में आई को छोड़ करके वास्तविक और आभासी वाले काल्पनिक वाले पार्ट को कॉमा लगा के अलग अलग करना होता है छोटे ब्रैकेट के अंदर। ठीक, दिस वन नोट कर लीजिए। चलो, अगर गुणा वाले कॉन्सेप्ट नहीं हुए थे तो मैं गुणा वाले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। गुणा वाले कैसे, जैसे मापांक पूर्णांक जब निकाल रहे थे तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 व Z2 हैं, फोटो Z1 व Z2 फोटो, अगर Z1 व Z2 है तब यदि तब तब पहला नियम क्या कहता है? Z1 इंटू Z2 अगर ये है तो मॉड ऑफ Z1 मॉड के लिए ये तो हो चुकी है सर। ये मॉड ऑफ Z1 है Z1 इंटू Z2। अगर नहीं हुआ है तब के लिए है, अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणा वाले कॉन्सेप्ट, ये गुणा वाले कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं हुआ तब की बात है। Z1 Z2 मॉड है मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना Z2 नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, अगर नहीं लिखवाया है तब के लिए, ये नहीं कि छोड़ते चलो। Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड है, ये होता है Z1 प्लस माइनस Z2 का वर्ग। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो लिख लो। जहाँ Z2 बराबर 0 नहीं,
हो गया। चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि वो आपको सीधे बीएससी में मिलेगा या फिर 12th में मिल जाएगा, पता नहीं। आप लोग सीख लीजिए, हमने पढ़ रखा है तो बता देते हैं। समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। क्या? समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण देखो कैसे से बनाते हैं। आर्गेंड प्लेन में अगर ये थीटा था, ये डी है और ये ए है और ये आर है रिजल्टेंट, ये एक्स था, ये वाई, एक्स एस, ये वाई एस। तो यदि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालूंगा? ए की वैल्यू के लिए cos थीटा और बी की वैल्यू के लिए sin थीटा लगाना है। sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज पी ओ और एन। sin थीटा हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, लंब हो जाएगा एल पी और कर्ण हो जाएगा ओपी। ये हो गया बी और ओपी हो गया आर sin थीटा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आर sin थीटा। इसी तरह से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओएम अपॉन ओपी cos थीटा ओएम ये हो जाएगा और ओपी आर हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर cos थीटा। तो हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, हमारे पास बी की वैल्यू हो गई और हमें निकालना है समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। पता होना चाहिए कि समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण होता क्या है। तो समित संख्या है क्या? पहले इसको आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए कैसे है ये अच्छे से, फिर बताइए। पहले आप इसको लिख लीजिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अच्छे से समझ लीजिए। साइन थीटा मैंने निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण, मान रखा बी निकाल लिया, मान रखा बी निकाल लिया। अब हमारे पास समित संख्या, यदि ए प्लस आई बी का ध्रुवीय निरूपण करना, अगर ए प्लस आई बी का ध्रुवीय निरूपण करना है, इसलिए ए प्लस आई बी बराबर, अब ए की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली थी यहाँ से और बी की वैल्यू कितनी निकाली थी। ए के लिए हमने लगा था और cos थीटा और ए के लिए हमने जब ए के लिए निकाला था तो आर, एक आर cos थीटा प्लस आई बी sin थीटा, इस तरह से करते हैं कुछ। बी थोड़ी आर होगा ना, आर जैसे आर है आर है, तो आई आर sin थीटा। तो इस तरह से आप ध्रुवीय निरूपण में व्यक्त कर सकते हैं और cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा। आई आर sin थीटा
ये हो जाएगा ध्रुवीय निरूपण। इसमें आप मान रखिए और सॉल्व करके लाइए, सीधी सी बात। कभी कभी ऐसा होता है, ये आपको पता है ये क्या है, आर क्या है, आर क्या है, आर है ओपी, और ओपी क्या है, मापांक। थीटा क्या है, थीटा है पूर्णांक। कभी कभी वैल्यू रख करके सॉल्व करना पड़ता है, कंपटीशन में आपसे बोलेगा नहीं, हो सकता है डायरेक्ट इनके मान रखे हो वहाँ, ध्यान रखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल करके रखिए, नोट कर लो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लाइन लिख लो, पी के ध्रुवीय, पी के ध्रुवीय रूप, पी के ध्रुवीय निर्देशांक, पी के ध्रुवीय निर्देशांक। अगर ध्रुवीय निर्देशांक देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आर और थीटा, आर और थीटा, पी के ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा। ध्रुवीय रूप को मापांक पूर्णांक, ध्रुवीय रूप को मापांक पूर्णांक रूप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ना, इस ध्रुवीय निरूपण में जो हमने इसमें लिखा, तो यहाँ मापांक भी आया और कोणांक भी आया, इसलिए ध्रुवीय रूप को मापांक कोणांक भी कहते हैं, मापांक पूर्णांक रूप भी कहते हैं। दो पॉइंट मैंने बताए, पी के ध्रुवीय में आर और थीटा, और ध्रुवीय रूप के मापांक पूर्णांक, ध्रुवीय रूप को मापांक पूर्णांक रूप भी कहते हैं, और ये ध्रुवीय निरूपण का कॉन्सेप्ट। लिख गया, इसे नोट करो जल्दी से। लिख गया, चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर यदि 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 ध्रुवीय रूप निरूपण क्या है, अगर z बराबर a प्लस आई बी है और z बराबर लिखा है r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। अगर z बराबर r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z अगर निकालना है तो मुझे लगता है कि मॉड z की वैल्यू r होगी, मॉड z की वैल्यू r होगी। कैसे, चेक कर लो ना, यहाँ देखो, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b,
और मॉड जेड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी नीचे तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और बी स्क्वायर देखा जाए तो साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका मान मिलने चाहिए 1, तो इस तरह से इनसे इंटू होगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो मॉड जेड। समझ में आना चाहिए कि मॉड जेड अगर निकाल रहे हैं तो ये इसके केस से आर होगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, एक आर जी आर जेड हो जाएगा थीटा, आर जेड हो जाएगा थीटा। ये पूर्णांक केस के लिए, पूर्णांक के लिए ए आर जी डॉट जेड थीटा tan इनवर्स को बताता है, tan इनवर्स को बताता है, ये आता है। एक प्रमेय है, प्रमेय लिख लीजिए, डिमॉर्गन थ्योरम या डिमॉर्गन प्रमेय। अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो वो हो जाता है cos थीटा आई n sin थीटा, cos थीटा प्लस आई n। डिमॉर्गन प्रमेय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू cos n, यहाँ ये n भी यहाँ होगा, और n थीटा अब थे। अब राइट, अगर cos थीटा आई डॉट साइन थीटा है, पावर n है, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा डिमॉर्गन प्रमेय कहती है। ध्रुवीय निरूपण के केस में है ना, ध्रुवीय निरूपण के केस में अगर पावर आती है उसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, और यहाँ लिखा है 3 प्लस 4i। इसका हमें निकालना वर्गमूल। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन फोटो करना है, लिख करके सॉल्व करके फोटो भेजना है। 2 क्वेश्चन आज के अभी बता रहा हूँ, पहले अच्छे सीख लो। नहीं समझ में आएगा तो 2 सवाल और करा दूंगा, लेकिन एक सवाल खुद करके मुझे भेजना है, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे। चल दिया 3 प्लस 4i सम्मिश्र संख्या 3 प्लस 4i। अब इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। तब रूट 4 3 प्लस 4i का इसलिए 3 प्लस 4। देखो शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, तिकड़म लगाना है, दिमाग लगाना है, देसी वाला पेड़ खत्म करना है। रूट के अंदर है, अगर अंडर रूट के अंदर है, अगर अंडर रूट के अंदर वर्ग संख्या बन जाए तो हम बाहर निकाल के सॉल्व कर देंगे। अब आप ये समझिए, अगर मुझे प्लस वाला फार्मूला बनाना है तो मुझे यहाँ 2 चाहिए। क्या 2 है इसमें? बिल्कुल है, सही बात है, तो मैं इसमें अलग कर रहा हूँ।
यहाँ बचा 2 इंटू आई। अब आपको समझ आ गया, ये तो फार्मूला वाला 2 हो गया। अब ए का मान तो नहीं पता, बी का मान तो नहीं पता, लेकिन आप ये तो समझ सकते हैं कि ये 3 कब बना होगा। और यदि इनमें से 2 निकल गया तो एक तो ए है एक तो बी है, और इनका होता है वर्ग। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए 2 है तो ए का वर्ग 4 रहा होगा, तो -3 बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, ये तो प्लस की थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बी की वैल्यू पक्का आई स्क्वायर रही होगी, जिसका मान -1 हुआ है। मतलब आप ये समझ गए कि 2 का वर्ग लिख दूं प्लस आई स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 2 का वर्ग 4, आई स्क्वायर का वर्ग -1, 4 में 1 घटेगा 3। अब ये फार्मूला इसके जैसे बन गया, और ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। होल स्क्वायर इसे लिखेंगे 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। 2 प्लस आई इसको बाद में यहाँ लिख, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2 प्लस आई, क्या समझ में आ गया है? क्या समझ में आ गया है? अतः अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस, इस तरह से इसको हल करेंगे, बन जाएगा। अगर दिमाग नहीं चला तो एक सवाल और कर देता हूँ, लेकिन अगला सवाल आपको सॉल्व करके मुझे भेजना ही होगा। एक सवाल और देख लीजिए, ये हो गया है, अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक सवाल और कर देता हूँ। हल समय से ज्ञात करना है, इसलिए चलो अब दिमाग लगाते हैं। ये जो दिमाग लगाना होता है रफ में करना पड़ता है, मैं यहीं पे करके दिखा देता। यहाँ देखा 2 अगर बाहर निकाल, अब माइनस वाला है, याद रखेंगे। ये अप्लाई करते हैं, 2 है, 2 निकालेंगे 3, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है। 2 इस वाले का हो गया, 3 चाहिए, और 3 के लिए ए का मान है तो 3 का वर्ग प्लस आई का कॉन्सेप्ट में 3 लिखा 9, और इसका माइनस 8 आ जाएगा। प्लस माइनस का 3 प्लस आई 3 माइनस, ठीक है। अतः ये प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। आंसर
तो आपका क्वेश्चन है होमवर्क। सात प्लस 24 आई पहला। दूसरा है 2 आई। दूसरा है 2 आई। टोटल क्वेश्चन 3 सॉल्व करने हैं और ये दोनों सेम सवाल है। ठीक है, इसे कर लिया है, क्वेश्चन नोट कर लेना है, इसे फोटो करके भेजना। फोटो इसका भेजो चाहे ना भेजो, इसका भेजना। हटा दूं, सॉल्व कर। हो गया। इकाई के घनमूलों के गुण। इकाई के घनमूल 3 होते हैं। इकाई के घनमूल 3 होते हैं। पहला 1 ओमेगा। ओमेगा ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा है ना। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा। इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो इनके रिलेशन को बताता है। इकाई के अगर तीनों घनमूल हैं तो उनका योग जो होता है वो शून्य होता है। जीरो। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो -1। या फिर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर। या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -ओमेगा। ये कहाँ काम आएगा? ये जैसे जब 12th में पढ़ेंगे ना आप व्यू सारणिक, वहाँ काम आएगा। या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो वहाँ काम आएगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा क्यूब बराबर 1 होती है। ये आपको याद रखना होगा। ये आपको याद रखना होगा। अगर इसी में रिलेशन बनाया जाए तो ये कहा जा सकता है इन दोनों केस से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओमेगा। या रिवर्स भी बोल सकते हैं।
तो ओमेगा इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर रिलेशन है, याद रख, कॉन्सेप्ट है, बस हो गया। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस हो गया। एक कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। प्रूफ किया जा सकता है, अगर यहाँ देखा जाए कि आपस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे आपस में गुणा करें तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, और इसकी वैल्यू जाती है 0, ये बचेगा ओमेगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपस में गुणा करके ये वाला प्रूफ किया जा सकता है। गुणा करना है पाँच पाँच। आप ये इकाई के घनमूल अच्छे से याद करे रहिए, कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगे, इसलिए अभी से बता दिया हूँ। 11th वालों जो तुम लोग ज्ञानोदय में बैठ रहे हो ना, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। बस चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट पार्ट था ये 4 का। थोड़ी देर में 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये नोट कर लिया अच्छे से। इकाई के चतुर्थ मूल 1 - 1 आई और माइनस आई। आई और मतलब आयोटा, आयोटा योग हो जाएगा 0, और गुणन हो जाएगा, गुणा क्या होगा देखो, -1 आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कर दिया, याद रखे रहेंगे। इकाई के चतुर्थ मूलों का योग 0, और इकाई के चतुर्थ मूलों का गुणन -1। ये आपका लगभग यहाँ तक मैंने करा दिया। इसमें तो 4 चीजें हैं, आई से रिलेटेड है, आयोटा से रिलेटेड है, मैं वो बता देता हूँ। इसे लिख लिया है, चतुर्थ मूल के बारे में आप लिख लीजिए। 4 मूल है, 4 मूल ये है, योग ये है, और गुणन ये है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, सीधे कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस हो गया। cos x बराबर होता है, क्योंकि हाथ में आई एक्स माइनस आई एक्स बटे तो cos सा मतलब प्लस साइन एक्स, एक ही हाथ में आई ना, साइन ना मतलब माइनस। कॉची रायमन इक्वेशन एक होती है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, cos x, इसे हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। ये हाइपरबोलिक फंक्शन आई नहीं होता है, इस बात का याद। हाइपरबोलिक फंक्शन ये बीएससी में मिलेगा, मैं बता दिया हूँ।
e की पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा आई sin थीटा। e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये हो गया ऊपर। इसी के नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? इसी के नीचे पॉइंट बढ़ाएंगे और लिखेंगे इफ यदि x प्लस आई वाई जेड है और आई इक्वल टू अंडर माइनस वन, आई इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। जेड इक्वल टू आर और थीटा आर आई साइन थीटा आर और थीटा आई साइन थीटा। ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ई के खाते में आई थीटा। ये एनडीए या जेई मेंस में कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आपसे बनना चाहिए। इसे जो बोलते हैं ये है पोलर फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ई की घात में जो होता है उसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म और ये है जो वो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म तो इस तरह से ये चैप्टर ओके है। आप इसे नोट कर लें और आप लोगों की बुक में कुछ सवाल दिए हुए हैं सिद्ध करने वाले विविध में। अगर आप लोग ट्राई करें, नहीं बनता है तो जरूर आप लोग पूछें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूफ करने वाले हैं, उन्हें प्रैक्टिस करिए प्रूफ करने की। एक तो सवाल मैं ध्रुवीय निरूपण के बता मतलब क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है तीसरा, -2 प्लस 2i का ध्रुवीय निरूपण करें। तो सबसे पहले आपको r निकालना पड़ेगा, दूसरा थीटा निकालना होगा, उसके बाद आप मान रखेंगे, तब जाकर के आपका सॉल्व होगा, तब जाकर के आपका सॉल्व होगा। और थीटा जो आएगा वो आएगा रेडियन में, इसलिए आप करेंगे। हो सकता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक ध्रुवीय निरूपण का सवाल मैं करा दूं। पहले आप लोग भेजना, नहीं बने तो मैं करा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको करेंगे, मुझे करके भेजेंगे। जो भी अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। कल एक आध 2-5 मिनट का वीडियो बना करके सिर्फ ध्रुवीय निरूपण का क्वेश्चन भेजूंगा। पहले आप लोग करके मुझे भेजिए कितना बनता है, क्या आप इसका कैसे करोगे।
थोड़ा सा अपने भी ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल वाला, और तीसरा क्वेश्चन है ध्रुवीय निरूपण वाला। ये आपको करके मुझे भेजना है। कल देख लिया तो कल, नहीं तो परसों शाम तक तो भेज ही देना। फिर मैं कल चैप्टर शुरू करूंगा 6 चैप्टर। ठीक है, चलो आप लोग अपना ध्यान रखें, सवाल हल करें और संजय अध्ययन का प्रचार भी करें। चलो, आज के लिए पर्याप्त।